नमस्कार, राम राम सभी मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सभी मेरे प्रिय साथी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, आनंदित और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, गत सेशन में अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के बारे में जाना था और आज के सेशन में अपने राष्ट्रीय प्रदर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। इस दोनों सेशन के मध्य थोड़ा विलंब हुआ है किसी कारणवश, लेकिन जो आगामी सेशन है वो अपने लगातार रहने वाले हैं। आप इसी प्रकार जोश और जुनून से अध्ययन करते रहें और अब ज़्यादा समय जाया न करते हुए रुक करते हैं अपने सेशन की ओर। और आज के सेशन में अपने लिए परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है, किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे, उन पर एक बार सरसरी नज़र डाल लेते हैं। आइए जोश और जुनून के साथ बने रहें, लगातार पढ़ते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित रहें और रुक करते हैं अपने प्रथम बिंदु की ओर। भारत का 54वां फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न। कहाँ हुआ है दोस्तों? गोवा में संपन्न हुआ है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अभी एक हाल ही फिलहाल प्रधानमंत्री जी द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है। कौन सा? PMPVTG मिशन। क्या है जानेंगे। दुनिया के सबसे ज़्यादा टीबी मरीज भारत में, ये WHO ने अभी अपनी रिपोर्ट में बतलाया है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा अगर टीबी मरीज है तो वो कहाँ पर है? भारत में। ये अपने लिए बहुत दुखदायी खबर है, लेकिन WHO ने अपनी रिपोर्ट में इसे बतलाया है। हुरन इंडिया पुरस्कार सूची क्या है दोस्तों? इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अयोध्या दीपोत्सव में बना गिनीज रिकॉर्ड। बहुत प्रशंसित करने वाली बात है कि अयोध्या में इस बार 22 लाख दीपक जलाकर दीपावली पर गिनीज बुक में यह रिकॉर्ड दाखिल करवाया गया। कोझिकोड और ग्वालियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोझिकोड और ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में। इसकी भी अपन चर्चा करेंगे कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में किस किस फील्ड में इसमें सिटीज़ को शामिल किया जाता है, जानेंगे अपने विस्तार पूर्वक। लगातार आप तो सेशन में से बने रहें, लगातार सेशन का आनंद लेते रहें और ट्रिक के माध्यम से जानेंगे सभी। विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का प्रस्ताव बिहार कैबिनेट में पारित हो चुका है। सर्वे ऑफ इंडिया और जेनेसिस इंटरनेशनल, ये जेनेसिस इंटरनेशनल क्या है, सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, इनके मध्य जो समझौता हुआ है क्या हुआ है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर घरेलू नौकायान को अभी हरी झंडी दिखाकर इसे शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा किया गया, जानेंगे। लगातार एपिसोड में बने रहें। डॉक्टरों के लिए लागू होगा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। तो इस प्रकार ये अपने लिए जो महत्वपूर्ण सभी तथ्य हैं, इनकी अपनी चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं, आज के सेशन का आगाज करते हैं अपने प्रथम बिंदु से। वो है अपने भारत का 54वां फिल्म महोत्सव। कौन सा 54वां फिल्म महोत्सव? गोवा में संपन्न। कहाँ पर? गोवा में संपन्न। भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के पणजी में। कहाँ पर दोस्तों? पणजी में 20 से 28 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ है। कब संपन्न हुआ है? 20 से 28 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ है। पणजी में स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में एशिया के सबसे प्राचीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एशिया का तो सबसे प्राचीन फिल्म महोत्सव है ये, और देश का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव के नाम से ये जाना जाता है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया दोस्तों केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। अनुराग सिंह ठाकुर ने। राग में जो गाता है वो कौन गाएगा राग में, फिल्मों में? तो इस प्रकार अपने याद रखेंगे। इन्होंने अपनी राग में क्या किया? इस फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। यह लगातार 20वां वर्ष है जब भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ है। लगातार 20वां वर्ष है। ये अपने लिए महत्वपूर्ण बात है। अब जो अपने लिए सभी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जान लेते हैं। महोत्सव के उद्घाटन के समारोह दोस्तों जो फिल्म चली थी वो कौन सी थी? कैचिंग डस्ट। कैचिंग डस्ट, कैचिंग डस्ट फिल्म का आगाज किया गया था। इसको चलाकर इस फिल्म महोत्सव का आगाज किया गया था कैचिंग डस्ट को चलाकर। और जो महोत्सव के मिड फेस्ट फिल्म थी जो मिड में चलाई गई थी महोत्सव में, वो कौन सी? अबाउट ड्राई ग्रासेज। अबाउट ड्राई ग्रासेज, अबाउट ड्राई ग्रासेज। महोत्सव के समापन समारोह के समय जो फिल्म चलाई गई थी वो कौन सी? द फिदरवेट। द फिदरवेट। इस प्रकार ये अपने को याद रखनी है। अब प्रश्न आता है कि ये तो चलो बतला दिया कि उद्घाटन के समय कैचिंग डस्ट चलाया गया, मिड डे में अबाउट ड्राई ग्रासेज को चलाया गया और समापन के समय द फिदरवेट को चलाया गया। याद कैसे रखें? याद रखेंगे ना। आप लगातार सेशन के साथ बने रहें, जोश और जुनून के साथ लगातार बने रहें। याद करते हैं दोस्तों, डस्ट और ग्रास दोनों क्या होगी? वेट होगी। डस्ट मैंने क्या होती है? मिट्टी। ग्रास मैंने घास। वेट मैंने होता है गीला।
डस्ट और ग्रास क्या होगी, गीला हो गई। डस्ट और ग्रासेस क्या होगी, वेट होगी। तो डस्ट ग्रास वेट होगी, डस्ट ग्रास वेट होगी। इस प्रकार अपने याद रखने वाले हैं। डस्ट ग्रास वेट से अपने को याद रखेंगे, शुरू में कौन सी चलाई, डस्ट, बीच में कौन सी चलाई, ग्रास, और लास्ट में क्या होगी, वेट। तो अपने को याद रहने वाली है। एक बार जरूर बताएं कमेंट के बॉक्स के माध्यम से कैसी लगी अपनी ट्रिक्स। नेक्स्ट अपने तथ्य जानते हैं। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार किसे दिया गया है, माधुरी दीक्षित जी को यह पुरस्कार नवाजा गया है। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल एंथनी चेन द्वारा निर्देशित फ्रेंच व ब्रिटिश गृह सह निर्माण से फिल्म जो ड्रिफ्ट को दिया गया है, ये अपने को याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर, एक स्वर्ण मयूर दिया जाता है, कुछ राशि दी जाती है जिस जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहती है। वो कौन सी थी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी जो अब्बास अमीनी द्वारा निर्देशित फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर। एंडलेस बॉर्डर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में इसे नवाजा गया है और स्वर्ण मयूर के साथ यानी गोल्डन पिकॉक के साथ 40 लाख की राशि उन्हें प्रदान की गई है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है दोस्तों, एंडलेस बॉर्डर्स को, एंडलेस बॉर्डर्स को, एंडलेस बॉर्डर्स को। और जो पहले कौन सी फिल्म चलाई गई थी, तो कैचिंग डस्ट, फिर ग्रास और फिर वेट। पहले डस्ट और ग्रास दोनों क्या हो गए, वेट हो गए यानी गिले हो गए। इस प्रकार अपने याद रखने वाले हैं। और रजत अवार्ड किसे मिला है, रजत अवार्ड, तो वो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बुल्गारिया के निर्देशक स्टीफन कोमोड्रेव को यह सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इस ईरानी अभिनेता है कौन, पोरिया रहीमी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मेलानी थियरी को रजत मयूर से नवाजा गया है। जो अपने को याद रखना है स्टार मार्क कर लीजिएगा, वो ये है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में उनकी उत्कृष्टता के लिए सत्याजात रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को सत्यजीत रे किसे दिया गया, डगलस को। जूरी का विशेष पुरस्कार जो दिया गया है वो विश्वविख्यात भारतीय फिल्मकार, अभिनेता और लेखक ऋषभ शेट्टी को कांतारा पर उनके बेमिसाल कार्य के लिए दिया गया है। श्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म का पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो रेगर आज़ाद को काया को दिया गया है उनकी फिल्म वहन द सिडलिंग्स के लिए। पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया था, दीपक कुमार मिश्रा द्वारा निर्देशित हिंदी कॉमेडी ड्रामा एक है पंचायत सीजन 2। दोस्तों जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बतला देता हूँ। एक तो ये अपने लिए सत्यजीत रे अवार्ड किसे दिया गया है, तो माइकल डगलस को, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार माधुरी दीक्षित जी को दिए गए हैं। और 3 फिल्में कौन सी थी, डस्ट, ग्रास और वेट। डस्ट पहले मिट्टी और ग्रास क्या हो गए, गिल्ले हो गए। ये अपने इस प्रकार याद रखने वाले हैं। नेक्स्ट अपने लिए तथ्य है दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा PMPBTG मिशन लॉन्च, ये क्या है इसके बारे में अपन जान लेते हैं। मिशन का पूर्ण नाम अपने को पहले पता होना चाहिए, वो है प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजातीय समूह है, जिस प्रकार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं जनजाति वर्ग, उनके उत्थान के लिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया दोस्तों, तो कहाँ से लॉन्च किया गया इसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पार्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PMPBTG डेवलपमेंट मिशन, ये अपन इसके फुल फॉर्म है। लॉन्च कब किया गया, ये प्रधानमंत्री जी द्वारा झारखंड के खूंटी में से टांग दिया, इस मिशन को खूंटी में टांग दिया। अभी ये फिक्स रहेगा, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने से पूछा जा सकता है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 नवंबर को बनाया जाता है। और इसी अवसर पर क्या हुआ, इसका उद्घाटन किया गया, इसको लॉन्च किया गया। याद रख लेंगे कि PMPBTG को कहाँ पर लटकाया, तो खूंटी पर। खूंटी कहाँ थी, झारखंड की खूंटी, झारखंड में खूंटी पर लटका दिया किसको, PMPBTG मिशन को। याद रखेंगे ना, जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बतलाइएगा। और जानते हैं इस PMPBTG मिशन के बारे में। PMPBTG मिशन के तहत PBTG परिवारों और बस्तियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। बुनियादी सुविधा, आवास, भोजन और चिकित्सा संबंधी सभी बुनियादी सुविधाएं इन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी। ये इसका महत्वपूर्ण है। अपने को जानना है कि उसका उद्घाटन कब हुआ, किसके लिए और कहाँ हुआ, ये अपने को ध्यान में रखना है। दोस्तों इसी दिन कुछ अन्य पहल की गई,
वो क्या थी दोस्तों, तो भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं को पूर्णता प्रदान हेतु लोगों तक पहुंचो, हर व्यक्ति तक सभी संपूर्ण योजनाओं को बेनिफिट मिले, इसी उद्देश्य से शुरू की गई थी ये यात्रा, जो 25 जनवरी 2023 तक देश के भर के सभी जिलों को कवर करेगी। 25 जनवरी 2024 तक सभी देश भर के सभी जिलों को कवर करेगी। कौन सी? भारत संकल्प यात्रा। भारत संकल्प यात्रा कब शुरुआत की गई? 15 नवंबर 2023 को। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसकी शॉर्ट फॉर्म अपने को ध्यान में रखना है और फुल फॉर्म भी। जनमन, पीएम जनमन पूछा जा सकता है। पीएम जनमन क्या है? तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत सरकार आदिवासी समूहों और आदिम जनजातियों तक पहुंचेगी, जिनमें से अधिकांश अभी जंगलों में रहते हैं। इस मिशन पर जो राशि व्यय होगी दोस्तों, वो 2400 करोड़ रुपए रहने वाली है। कितनी? 2400 करोड़ रुपए रहने वाली है। और सरकार ने 75 ऐसे आदिवासी समुदायों और आदिम जनजातियों की पहचान की है जो देश के 22,000 से अधिक गांवों में रहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। इस अवसर पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त भी जारी की गई है। 15वीं किस्त भी जारी की गई है, ये अपने को ध्यान में रखना है। जो अपने लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है कि पीएम जनमन की फुल फॉर्म क्या है, वो अपने को ध्यान में रखना है। और ये कब शुरू हुई? तो 15 नवंबर 2023 को। और पीएमपीवीटीजी योजना वो भी 15 नवंबर 2023 को। कहाँ पर खूंटी टंगाई गई? झारखंड में खूंटी पर टंगा दिया गया, यानी खूंटी से इसे उद्घाटन किया गया था। दुनिया के सबसे ज़्यादा टीबी मरीज कहाँ पर है? तो भारत में। ये अपने WHO ने अपनी रिपोर्ट में इसे जाहिर किया गया है सूचना को। वैश्विक टीबी रिपोर्ट इसका शीर्षक था। जारी करने वाली संस्था है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। जारी करने की तिथि 7 नवंबर 2023 को इसे जारी किया गया था। और इसने बताया है कि टीबी के मामले में भारत के बाद इंडोनेशिया और चीन का स्थान आता है। ये अपने लिए बहुत दुखदायी खबर है। इसकी चर्चा अपने इतने ही करेंगे और ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023। क्या है हुरन इंडिया परोपकार सूची? किसके लिए जारी होती है? तो दोस्तों नाम से अपन याद रखेंगे, हुरन इंडिया परोपकार। परोपकार कौन होता है? जो दान करता है। तो इसमें उन सभी को सूची में नामित किया जाता है जो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर दान करते हैं। तो जानते हैं कि इन्होंने बढ़ चढ़कर दान किया है। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। शीर्षक था दोस्तों इस हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023। जारी करता कौन जारी करते हैं? ये हुरन इंडिया और एडेलगियो इसे जारी करते हैं। कब जारी की गई? 2 नवंबर 2023 को यह रिपोर्ट जारी की गई। और इसमें जो शीर्ष स्थान पर है जो शिव नादर जी रहे। शिव नादर जी। शिव नादर जी कौन है दोस्तों? जो HCL टेक्नोलॉजी है, जो लैपटॉप बनाती है, टेक्नोलॉजी में जो वर्क करती है, उसके जो को-फाउंडर है शिव नादर जी, वो क्या रहे हैं? अपने इस में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। और आपको हैरान कर देंगे दोस्तों, देखो ऐसे भी महान पुरुष अपने हैं कि जो इतना बढ़ चढ़ कर दान देते हैं। उन्होंने वित्त वर्ष 2023 में, यानी 2023 में वित्त वर्ष में 2042 करोड़ अर्थात 5.6 करोड़ प्रतिदिन दान किए हैं। 5.6 करोड़ प्रतिदिन दान किए हैं। चलना पड़ेगा एक दिन, है ना। तो इसमें रिपोर्ट में शीर्ष 5 है, वो कौन कौन है दोस्तों? शिव नादर जी और परिवार जो HCL टेक्नोलॉजी से हैं, उनकी दान राशि एक साल में कितनी है? 2042 करोड़ रुपए इन्होंने दान किया है इस वित्त वर्ष में। अजीज प्रेम जी और उनका परिवार जो विप्रो के फाउंडर हैं, उन्होंने 1774 करोड़ रुपए दान किया है। मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्री इस नाम से सभी चिर परिचित हैं, उन्होंने 376 करोड़ रुपए दान किया है। कुमार मंगलम बिरला ग्रुप के द्वारा 287 करोड़ रुपए दान किए गए हैं। गौतम अंडानी और उनके परिवार द्वारा 285 करोड़ रुपए दान किए गए। ये दोस्तों अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन अपने को सबसे ज़्यादा जो ध्यान में रखना है वो शिव नादर जी को रखना है। और जो परोपकार होता है, जो ना डरे वही क्या कर सकता है? क्योंकि दान कर सकता है। जो ना डरे, तो ना डरे से अपने याद रखने वाले हैं नादर। ना डरे वो क्या हो रहेगा? नादर। तो इस प्रकार इंडिया हुरन परोपकार सूची में कौन सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहे हैं? सर्वोच्च स्थान पर रहे हैं, तो वो है शिव नादर जी, HCL के को-फाउंडर। भारत के परोपकारियों की सूची में महत्वपूर्ण तथ्य जो अपने जानने लायक हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। जीरोदा के निखिल कामत
सबसे युवा दानवीर बन गए हैं, जो 110 करोड़ दान के साथ सूची में 12वें स्थान पर हैं। और बात करें महिलाओं में तो शीर्ष भारतीय परोपकारी में 7 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें 170 करोड़ के दान के साथ रोहिणी नीलेकणी सबसे आगे है। इन्होंने 170 करोड़ रुपए इस वित्त वर्ष में दान किए हैं। और जो ये परोपकार ह्यूमन इंडिया परोपकार सूची है किसके लिए जो जारी की जाती है, तो ये जो सर्वाधिक दान देते हैं उससे रिलेटेड यह सूचना अपनी प्रेषित करती है। नेक्स्ट तथ्य की चर्चा करते हैं। विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का प्रस्ताव बिहार कैबिनेट में पारित। क्यों इसे विशेष राज्य दर्जा देने का प्रस्ताव अभी बिहार कैबिनेट में पारित हुआ है, आइए चर्चा करते हैं। प्रस्ताव रखा गया था 22 नवंबर 2023 को, इसे पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव को अब केंद्र सरकार के पास विचारार्थ भेजा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बताया कि उनकी सरकार द्वारा किए गए जातिगत सर्वेक्षण के परिणाम की वजह से नई मांग जरूरी हो गई है। उन्होंने कुछ आंकड़े प्रदर्शित किए। प्रस्ताव का आधार ये थे कि बिहार में गरीब परिवारों की संख्या कितनी है, 34.13% है, ठीक है। और 63.74% ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय केवल 10,000 रुपये तक है। 94.42 लाख परिवारों की मासिक आय 6,000 है। इस प्रकार वह आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। उन्हें उस स्तर पर लाने के लिए बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया था। उपयुक्त प्रस्ताव के साथ बिहार कैबिनेट द्वारा बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग के आरक्षण संशोधन विधेयक को संविधान की 9वीं सूची में डालने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है। आरक्षण में भी संशोधन किया गया दोस्तों। बिहार के नीतीश कुमार द्वारा राज्य में जाति आधारित जनगणना आंकड़े जारी करने के बाद आरक्षण संशोधन बिल 2023 बिहार विधानसभा में पेश किया गया, जिसे विधानसभा द्वारा 9 नवंबर 2023 को पारित कर दिया गया है। और यह दोस्तों अपन से पूछा जा सकता है, इसकी चर्चा अपन कर लेते हैं कि इस संशोधन बिल से राज्य में आरक्षण सीमा 50 से बढ़कर कितनी हो गई है, 65% हो गई है। और AWS के 10% जोड़ने से यह 75% हो गया है। पहले 16 थे अनुसूचित जाति के लिए, वर्तमान में आरक्षण 20% हो गया है। अनुसूचित जनजाति का 1% था जो 2% हो चुका है। और अति पिछड़ा वर्ग का 18% था जो 25% हो चुका है। और पिछड़ा वर्ग का 12 से 18% हो चुका है। और जो AWS है उनके लिए 10 का 10%, पहले भी 10 था और अब भी 10 है। इस प्रकार सभी वर्गों की कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया, 75% कर दिया गया। ये अपने को फैक्ट याद रखना है। बिहार में अधिकतम आरक्षण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 75% कर दिया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अयोध्या दीपोत्सव में बना गिनीज रिकॉर्ड, अयोध्या में बना रिकॉर्ड, ये अपने को ध्यान। इस बार रामलला की मूर्ति है जो श्री राम भगवान की, वो 22 जनवरी 2023 को प्रतिष्ठित होने वाली है। वो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस साबित होने वाला है। और श्री राम भगवान को 22 नवंबर 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान करने वाले हैं। तो दोस्तों इस बार 22 लाख दीपक जलाए गए थे इस दीपावली पर, और गिनीज रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया है। जो अपने लिए महत्वपूर्ण है वो तथ्य ये है दोस्तों, इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा और ज़रूर अपने से पूछा जाएगा। कोझिकोड और ग्वालियर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में नेटवर्क में शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया दोस्तों? जो ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, ये 2004 से इसको प्रारंभ किया गया था। और ये 7 क्षेत्र हैं जिनमें इन शहरों को शामिल किया जाता है, जो अपने बढ़ चढ़ कर अपनी कलाएँ प्रदर्शित करते हैं। किन किन सेक्टर में, उनकी अपन चर्चा करेंगे। अभी यूनेस्को के इस UCCN ने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क ने 25 नए शहरों को जोड़ने की घोषणा की, जिनमें से ग्वालियर और कोझिकोड को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत की श्रेणी में और केरल के कोझिकोड को साहित्य की श्रेणी में इस सूची में शामिल किया गया है। कोझिकोड यूनेस्को द्वारा साहित्य की नगरी का प्रतिष्ठित खिताब प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनेस्को द्वारा अपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किस शहर को साहित्य की नगरी के रूप में नवाजा गया है, और किसे, तो केरल के कोझिकोड को। अपने से प्रश्न पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले दोस्तों संगीत के क्षेत्र में अगर बात करें
तो 2015 में वाराणसी को, 2017 में चेन्नई को और वर्तमान में ग्वालियर को तीसरे शहर के रूप में नामित किया गया है। मैं आपके सामने इस शॉर्ट में भी लिखा हुआ है और अपने आसानी से याद रखने वाले हैं। 2015 में वाराणसी को, 2017 में चेन्नई को और 2023 में ग्वालियर को। लेकिन साहित्य में पहली बार किसे नवाजा गया है, तो साहित्य के क्षेत्र में अगर बात करें तो केरल के कोझिकोड को। अब बात करते हैं UCCN है क्या। तो दोस्तों यूनेस्को द्वारा जो UCCN है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, 2004 में प्रारंभ किया गया। UCCN उद्देश्य उन शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना है जो रचनात्मकता को अपने शहर के विकास में एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचानते हैं। यानी रचनात्मक कोई क्रिएटिविटी के रूप में अब अगर कोई क्षेत्र अगर विशेष रूप से कार्य करता है तो उसकी पहचान वो करता है और उसे अवार्ड से नवाजता है। ये UCCN किस 7 प्रकार के रचनात्मक कार्य को कवर करता है? शिल्प के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में, मीडिया कला में और फिल्म में, डिजाइन में, गैस्ट्रोनॉमी में, साहित्य में और संगीत में। इस प्रकार ये 7 क्षेत्र हैं जिनमें अपने यह उन क्षेत्रों को जो सिटीज बढ़ चढ़ कर क्रिएटिविटी में योगदान अपना दे रही है उन्हें यह नामित करता है। तो UCCN में शामिल किए गए अन्य जो भारतीय शहर है दोस्तों, जो जयपुर भी शामिल हो रखा है। ये अपने बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। 2015 में शिल्प और लोक कला में, वाराणसी संगीत में इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं, चेन्नई भी संगीत में ये चर्चा कर चुके हैं, और मुंबई को फिल्म सिटी के रूप में वर्ष 2019 में, और हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी वर्ष 2019 में, और श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला में 2021 में, और 2023 में किन शहरों को, तो केरल के कोझिकोड को और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को। याद रख लेंगे ना दोस्तों, जरूर याद रखो। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपने सर्वे ऑफ इंडिया जेनेसिस इंटरनेशनल क्या है। सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों ये भी मैपिंग का कार्य करती है, लेकिन ये क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है। जेनेसिस इंटरनेशनल ये भी मैपिंग का कार्य करती है, जो मैप वगैरह बनाती है, मानचित्र बनाती है। जो अपने देखते हैं ना मैपिंग, जो मानचित्र आते हैं, नक्शे आते हैं, उनके से भी कार्य। अगर सरकारी कंपनी की बात करें तो वो सर्वे है ऑफ इंडिया, अगर प्राइवेट एक निजी कंपनी की बात करें तो जेनेसिस इंटरनेशनल है। दोनों के मध्य भी समझौता हुआ है, और ये क्या करेंगे, ये 3D रूप से सभी गाँवों का, सभी शहरों का मैपिंग करने वाले हैं। जो अपने गूगल मैप पे देखते हैं तो अपने को सिर्फ बॉक्स दिखाई देते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, 3D रूप में सभी को स्थापित करने वाले हैं। जानते हैं इनके दोस्तों नवंबर 2023 में इनके मध्य समझौता हुआ है। इसके साथ जेनेसिस भारत में 3D डिजिटल ट्विन्स मैपिंग कार्यक्रम के निर्माण के लिए SOI यानी सर्वे ऑफ इंडिया SOI के साथ सार्वजनिक निजी समझौता स्थापित करने वाली पहली कंपनी बन गई है। लक्ष्य क्या है दोस्तों, क्यों समझौता किया है? इनका लक्ष्य है कि इस साझेदारी का प्राथमिक लक्ष्य भारत के प्रमुख शहरों और कस्बों का डिजिटल ट्विन्स का विकास करना, यानी जिस प्रकार हूबहू जैसे हैं वैसे के वैसे अपन को दिखाई देंगे। यह सहयोग भारत की राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 के अनुरूप है, जो भूस्थानिक डेटा उत्पादन और उपयोग में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने पर बल देती है। बात करें सर्वे ऑफ इंडिया की, तो स्थापना वर्ष 1767 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, वो देहरादून में है, और इसके वर्तमान में महासर्वेक्षक कौन है, हितेश कुमार एस मकवान है। हितेश कुमार एस मकवान, ये अपने को ध्यान में रखना है। रुक करते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर के घरेलू नौचालन को हरी झंडी दिखाकर इसे लॉन्च किया गया है। वो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज कोस्टा सेरेना क्या नाम दिया गया इसे, कोस्टा सेरेना की पहली समुद्री यात्रा 3 नवंबर 2023 को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया। यह देखो अपना देश पहल से प्रेरित है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य तटीय राज्यों और द्वीपों के पर्यटन स्थलों को क्रूज गंतव्य विकसित करना है। जो भी अपने पर्यटक स्थल है, जैसे अगर किसी स्टेट में जिस प्रकार मुंबई हो गया, गोवा हो गया और द्वीप हो गए जैसे अंडमान निकोबार, इन पर जो भी पर्यटक स्थल है उन पर यह क्रूज गंतव्य नौकायान का संचालन करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों अपने लिए है डॉक्टरों के लिए लागू होगा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन क्या है दोस्तों, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सभी डॉक्टर्स क्या हुआ, उनका एक प्रकार जिस प्रकार अपना आधार कार्ड है वैसे इनकी एक आईडी जनरेट की जाएगी, और आईडी में डॉक्टर से रिलेटेड उनके सभी जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने क्या क्या कोर्स कर रखे हैं, वर्तमान में क्या किस किस पद पर वो प्रस्थापित है, सभी जानकारियां उनका खाका इस आईडी में दाखिल होने वाला है। और इस एक आईडी के माध्यम से अपन उन सभी गतिविधियों को, उनके सभी अचीवमेंट के बारे में जान सकते हैं।
प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो मैंने बताया वो इस बारे में है कि डॉक्टर की पहचान के लिए देश के हर डॉक्टर को एक यूनिक आईडी दी जाएगी। इसमें डॉक्टर से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स, कोर्स की ट्रेनिंग और उनके लाइसेंस के बारे में जानकारी मौजूद होगी। इस प्रक्रिया के तहत डॉक्टर को 2 बार आईडी जारी की जाएगी। पहली बार तो एमबीबीएस कोर्स में दाखिल लेगा तब अस्थायी, और जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब स्थायी कर देंगे। वर्तमान में प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सकों को सीधे तौर पर स्थायी आईडी जारी की जाएगी। यूनिक आईडी मिलने के बाद कोई भी डॉक्टर देश के किसी भी राज्य में प्रैक्टिस के लिए संबंधित राज्य मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये अपने लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन अपने को इतना जानकारी रखनी है कि 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन क्या है डॉक्टरों के लिए। तो उसमें डॉक्टरों का सभी अचीवमेंट्स, सभी कोर्स, सभी प्रकार की डिटेल्स उसमें होगी। मणिपुर के सबसे पुरानी हथियारबंद समूह के साथ शांति समझौता। कौन सा है दोस्तों मणिपुर का सबसे पुराना हथियारबंद समूह है? भारत सरकार और मणिपुर सरकार के सबसे पुराने हथियारबंद समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ शांति समझौता 29 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में हुआ है। इस समूह को कहा गया है कि आप शांति बनाए रखें, किसी प्रकार की हाथापाई ना करें, ये जो हथियार युद्ध है इन्हें रख दीजिए, इसमें कुछ नहीं पड़ा, शांति से अपने जीवन का निर्वाह कीजिएगा, इस प्रकार समझौता हुआ है। ये अपने परीक्षा दृष्टि को इम्पोर्टेंट है नहीं है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों का नाम बदलने का फैसला किया है। अब सभी को आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नए नाम वाले ABHWC आयुष्मान भारत, AB मतलब आयुष्मान भारत, HWC क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की नई टैगलाइन क्या होगी दोस्तों? आरोग्यम परम धनम, कि आरोग्य ही सबसे क्या है? सबसे बड़ा धन है, परम धन। ये अपने को ध्यान में रखना है। मिट्टी कैफ़े, मिट्टी कैफ़े भी है दोस्तों, जहाँ पर मिट्टी का सब कुछ अपने को मिलने वाला है। तो मिट्टी कैफ़े को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन 10 नवंबर 2023 को किया गया। कहाँ पर? देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए 10 नवंबर को इसको उद्घाटन किया था। सुप्रीम कोर्ट में संचालित, ये सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, ठीक है, संचालन होगा इसका। मिट्टी कैफ़े का संचालन, पूरा प्रबंधन दिव्यांगजनों द्वारा किया जाएगा, दिव्यांगजनों द्वारा किया जाएगा। पहल, यह मिट्टी कैफ़े बेंगलुरु के एक NGO मिट्टी सोशल फाउंडेशन की पहल का हिस्सा है, जो NGO दिव्यांग लोगों द्वारा प्रशिक्षित करता है। इससे पहले बेंगलुरु में NGO ऐसा ही कैफ़े खोल चुका है। मिट्टी कैफ़े के संस्थापक कौन होंगे? अलीना आलम। और दोस्तों विद्या समीक्षा केंद्र, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश में विद्या समीक्षा केंद्र का संचालन करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। इस राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हिमाचल प्रदेश में किया गया 23 नवंबर 2023 को। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला के तहत शिक्षा मंत्रालय राज्यों में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना पर बल दे रहे हैं। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। विद्या समीक्षा केंद्र का उद्देश्य क्या है? किस लिए इनका उद्घाटन कर रहे हैं, क्यों स्थापित कर रहे हैं? कि अधिगम के परिणामों में बड़ी उपलब्धि के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। जो सभी प्रकार के डेटा है, सभी प्रकार की नई नई टेक्नोलॉजी है, उनका प्रयोग करते हुए कि क्या करना है? अधिगम को बढ़ाना है, सीखने की शक्ति को क्या करना है? बढ़ाना है। इसलिए विद्या समीक्षा केंद्र है जो स्थापित किए जा रहे हैं। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो रिबोट आधारित सभी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने अध्ययन को बढ़ाना है, ठीक है, और अधिक से अधिक सीखना है। भारत कनाडा संबंध जो सुधर गए हैं दोस्तों। भारत ने 2 मंथ पूर्व क्या कर दिया था? कनाडा में वीज़ा पर रोक लगा दी थी, लेकिन जो अब वापस इसे खोल दिया गया है। ये थे आज के महत्वपूर्ण तथ्य जिसके बारे में अपन ने चर्चा की। जो परीक्षा की रिपोर्ट दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सभी के बारे में अपन इस राष्ट्रीय परिदृश्य में जान चुके हैं। और इसी प्रकार आप जोश और जुनून बनाए रखिएगा, लगातार अध्ययन करते रहिएगा। कुछ मैं आपके सामने पंक्तियाँ पेश कर रहा हूँ जो अपने में नई ताकत और जोश जुनून भरने वाली है कि काम करो ऐसा पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। इसी प्रकार इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सेशन का समापन करने जा रहा हूँ। लगातार सेशन से बने रहें और आप अपने सेशन कैसे लगता है इसका जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। लगातार सेशन से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।